कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मेरा नाम काशीनाथ है। इस वक्त मैं जम्मू में एक फैक्ट्री में काम करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक बस ड्राइवर था। लेकिन बस ड्राइविंग करते हुए मेरे साथ एक ऐसा डरावना हादसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वह हादसा इतना खौफनाक और डरावना था कि आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं उस शाम बस डिपो में बैठा था और हाथ में एक कप गर्म चाय थी। तभी डिपो मैनेजर मेरे पास आया। उसका चेहरा कुछ अजीब सा तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही थीं, जैसे किसी अनदेखे डर से घिरा हो। काशीनाथ, उसने धीमे स्वर में कहा, तुझसे एक मदद चाहिए थी। क्या बात है? मैंने पूछा। मुख्य रास्ते पर भारी भूस्खलन हो गया है। सोनमर्ग के पास कुछ सैलानी फंसे हुए हैं। उन्हें आज रात ही पहलगाम पहुंचाना होगा। मैंने भौहें चढ़ाई, लेकिन जब हाईवे ही बंद है तो उन्हें लाया कैसे जाएगा? उसने हिचकिचाते हुए कहा, एक पुराना रास्ता है, लेकिन मेरा दिल हल्का सा बैठ गया। हर ड्राइवर उस पुराने रास्ते के बारे में जानता था। उसे मिडनाइट रूट कहा जाता था। वह रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और सफर का वक्त करीब 1 घंटे कम कर देता था, लेकिन उसमें हमेशा कुछ अजीब घटता था। कहानियां थीं, अनसुने हादसे, खोए हुए लोग और कुछ ऐसी चीजें जो किसी की समझ से बाहर थीं। वो रास्ता बेहद खतरनाक है, खासकर रात में, मैंने कहा। मुझे मालूम है, मैनेजर ने पीछे झांकते हुए कहा, मगर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। बाकी ड्राइवरों ने मना कर दिया है और यात्रियों की मजबूरी भी है। ठीक है, मैंने भारी मन से कहा, मैं जाऊंगा। मैनेजर ने राहत की सांस ली। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बस की चाबी थमाते हुए बोला, ध्यान रखना काशीनाथ, सावधानी से चलाना। बस काफी पुरानी थी, वो मॉडल जिसमें गियर थोड़े टाइट होते हैं और चढ़ाई पर इंजन गुर्राने लगता है। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, यात्री बस में चढ़ने लगे। कुल 12 लोग थे, कुछ स्थानीय, कुछ पर्यटक। सबने भारी जैकेट और मफलर ओढ़ रखे थे, सर्द हवाओं से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश में। उनमें एक बुजुर्ग जोड़ा था जो एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। कुछ युवा लड़कों का ग्रुप था जो हंसी मजाक में लगे थे, और एक महिला थी, अकेली, जिसका चेहरा ऊनी शॉल के पीछे आधा छुपा हुआ था। उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा। उसकी निगाहें किसी अनजाने खालीपन में गड़ी थीं। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी रात के 10:50 पर थी जब हमने श्रीनगर डिपो से निकलना शुरू किया। शहर की गलियां एक अजीब सी खामोशी में डूबी थीं, जैसे सब कुछ थम गया हो। सड़क के किनारे की लाइटें टिमटिमा रही थीं और बर्फ से ढकी राहों पर उनकी लहराती परछाइयां अजीब सा दृश्य बना रही थीं। यात्रा के पहले घंटे तक सब कुछ सामान्य था। यात्री आपस में बातचीत कर रहे थे और उनकी आवाजें उस सन्नाटे में थोड़ी राहत दे रही थी। लेकिन जैसे ही हम पुराने पहाड़ी रास्ते के मोड़ के करीब पहुंचे, बस के भीतर एक बेचैनी सी फैलने लगी। मैंने बस की रफ्तार धीमी कर दी और उस पतली सड़क को ध्यान से देखने लगा। हेडलाइट की रोशनी में एक जंग खाया साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, पुराना ट्रेल, सावधानी से चलें। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मुझे महसूस हुआ कि यात्रियों की निगाहें मुझ पर टिकी थीं। उनकी बेचैनी मेरे अंदर की घबराहट को जैसे दोहरा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने बस को उस रास्ते पर मोड़ दिया। पहियों के नीचे बर्फ और कंकड़ की चरमराहट गूंज उठी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। देवदार के ऊंचे पेड़ खामोशी से खड़े थे। उनकी परछाइयां बस पर झुक रही थीं। रास्ता इतना तंग था कि एक बार में केवल एक वाहन निकल सकता था, और तीखे मोड़ों ने किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तापमान और भी गिरता चला गया। हवा में एक अलग ही भारीपन था। तभी पीछे से एक युवक की आवाज आई, ड्राइवर साहब, ये रास्ता सही तो है ना? अजीब लग रहा है। सही है, चिंता मत करो, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन अंदर से मैं खुद भी घबराया हुआ था। आराम से बैठो, मैंने कहा। वो युवक कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं देख सकता था कि वो अपनी सीट पर असहजता से सरकने लगा। जैसे जैसे हम पहाड़ी ट्रेल में और गहराई तक जाते गए, अंधेरा और भी गाढ़ा होता चला गया।
बस की हेडलाइट उस घनी धुंध को मुश्किल से चीर पा रही थी, जो सड़क से उठकर जैसे बस को अपने में समेटना चाहती थी। इंजन की सामान्य आवाज अब दब सी गई थी, जैसे हवा ने ध्वनि को निगल लिया हो। बस के भीतर सन्नाटा था। वो युवा लड़के जो कुछ देर पहले तक ठाके लगा रहे थे, अब बिल्कुल चुप थे। उनके चेहरों पर तनाव था। एक बुजुर्ग दंपत्ति खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देख रहे थे और एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे हुए थे। और तभी मैंने उसे देखा। शुरुआत में लगा कि शायद धुंध का खेल है, एक काली छाया जो सड़क के किनारे किनारे बस के साथ चल रही थी। मैंने साफ देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं कुछ स्पष्ट देखता, वह छाया अंधेरे में गायब हो जाती। मैंने सिर झटका और स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत कर ली। यह सब वहम है काशीनाथ, ध्यान रख, मैंने खुद से कहा। लेकिन वो परछाई सिर्फ मेरे वहम का हिस्सा नहीं थी। क्या किसी और ने उसे देखा? आगे बैठी महिला की धीमी आवाज गूंजी। युवकों ने एक दूसरे की ओर घबराई नजरों से देखा। किसे देखा? उनमें से एक बोला। वो चीज, महिला ने खिड़की की ओर इशारा किया, बस के साथ साथ भाग रही थी। बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हमें यह रास्ता नहीं लेना चाहिए था। सब कहते हैं यह रास्ता श्रापित है। बस, मैंने तेज आवाज में कहा, जो मेरी सोच से भी ज्यादा सख्त निकली। शाप वाप कुछ नहीं होता, हम जल्द पहुंचने वाले हैं, चुप रहो। लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बस आगे बढ़ती रही और रास्ते और खतरनाक मोड़ों में बदलते गए। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने ध्यान को स्टीयरिंग पर बनाए रखूं, लेकिन मेरी निगाहें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जाती, जैसे किसी अनजानी चीज को तलाश रही हूं। और तभी जब हम एक तीखे मोड़ से गुजर रहे थे, बस एकदम से झटका खाकर रुक गई। बस रोको, किसी ने चीख कर कहा। मैंने झट से ब्रेक मारा। टायरों की चीख और एक झटका, बस वहीं थम गई। मैंने पलटकर पूछा, क्या हुआ? खिड़की के पास बैठे युवक ने कांपती आवाज में कहा, वो रास्ते पर खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। काशीनाथ भैया, एक युवक की कांपती आवाज सुनाई दी। देखिए जरा बाहर। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और मेरी रूह कांप गई। सड़क के दोनों तरफ जो ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे, वो सब जैसे गायब हो चुके थे। उनकी जगह अब सिर्फ एक असीम अंधेरा पसरा था, जैसे वो जंगल कभी था ही नहीं। ये क्या हो रहा है? किसी ने धीमे से बुदबुदाया। और तभी फिर वही आवाजें, वो रहस्यमयी फुसफुसाहटें अब और भी तेज और पास सुनाई देने लगी। चारों तरफ से आती वो आवाजें कानों में झरघोल रही थी। वो युवक जिसके पास नक्शा था, खड़ा हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये नक्शा गलत है, ये जगह, ये रास्ता, ये तो किसी भी नक्शे में है ही नहीं। अचानक बस अपने आप झटके से आगे बढ़ने लगी। हम सब अपनी अपनी जगह से लगभग गिर पड़े। इंजन गुर्राया, लेकिन मैंने चाबी को छुआ तक नहीं था। स्टीयरिंग अचानक खुद ब खुद तेजी से घूमने लगा, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। मैंने उसे कसकर थाम लिया और उसे काबू करने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अदृश्य दरिंदे से जूझ रहा हूं। बस पागलों की तरह मोड़ पर मोड़ काटती जा रही थी। अंदर अफरा तफरी मच गई थी। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर जैसे अचानक कुछ शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक बस रुक गई। हम एक पुराने से गांव में पहुंच चुके थे, जो शायद जम्मू कश्मीर के नक्शों में भी नहीं था। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। इमारतें इतनी जर्जर थीं कि जैसे सदियों से वहां कोई नहीं रहा हो। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर अजीब निशान और हवा में सड़न की बदबू। केवल इंजन की ठंडी होती आवाज बची थी। हमें यहां से निकलना होगा, एक बूढ़े यात्री ने डर के मारे कहा। नहीं, मैंने सख्ती से जवाब दिया। कोई भी बस से बाहर नहीं जाएगा, हम सब साथ रहेंगे। लेकिन मैं जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उस गांव की वीरान गलियां जैसे हमें बुला रही थी। हर अंधेरे कोने में कोई रहस्य छिपा था, जैसे कुछ कह रहा हो। तभी वो अकेली औरत खड़ी हुई। उसका हाथ अपनी लॉकेट को कसकर पकड़ चुका था। हम यहां नहीं रुक सकते, उसने कांपते हुए कहा। यह जगह, यह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मेरी नजर पड़ी। गांव के आखिरी मकान के पास एक साया खड़ा था। वह लंबा, बेहद पतला और अजीब तरह से झुका हुआ था। उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे। सिर एक तरफ टेढ़ा और वो बस घूर रहा था, हिलडुल भी नहीं रहा।
फिर वह चलने लगा। उसकी चाल में एक डरावनी सहजता थी। अंग मुड़ते वक्त अजीब से खींचते थे, जैसे इंसानी शरीर के लिए वैसे हिलना मुमकिन ना हो। मैं स्टीयरिंग पकड़कर जड़ बन गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। काशीनाथ भैया, वही बूढ़ा आदमी बुदबुदाया, दरवाजा बंद करो, अभी के अभी। उसकी कांपती आवाज ने मुझे जैसे नींद से जगाया। मैंने फौरन दरवाजा बंद करने का बटन दबाया। सीटी की आवाज के साथ दरवाजा बंद होने लगा, लेकिन उससे पहले ही वो साया बस के पास आ गया। बस कुछ मीटर की दूरी पर वो खड़ा था। अब उसका सिर और ज्यादा झुका हुआ था और फिर उसने मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान ऐसी जैसे चेहरे के हिसाब से बहुत बड़ी हो, दांतों की बेढंगी कतार और उसकी खोखली आंखें। एक पल को लगा जैसे वो मेरी सोच पढ़ रहा हो, मेरे हर डर को देख रहा हो। दरवाजा आखिरकार बंद हुआ। यात्री थोड़ा राहत की सांस लेने लगे, लेकिन वो साया वहीं खड़ा रहा, अब भी मुस्कुरा रहा था। बस चलाओ, किसी ने चिल्लाया। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। शुक्र था इंजन गुर्राते हुए चालू हो गया। मैंने गियर डाला और बस को चलाया, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, उस साए ने अपना लंबा पंजा बस की साइड पर मारा। लोहे पर एक घिसने की भयानक आवाज आई। यात्री खिड़कियों से चिपक गए। सबकी नजरें बाहर थीं। मैं सड़क पर नजरें गड़ाए हुए था, लेकिन कुछ तो गलत था। अब सड़क वैसी नहीं रही थी, बस अब अजीब ढंग से घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत इसे अपनी मर्जी से चला रही हो। रास्ता कभी अपने आप पीछे मुड़ जाता, तो कहीं अचानक इतना तंग हो जाता कि बस के दोनों किनारों से शाखाएं टकराने लगती। पेड़ों की शक्लें अब डरावनी हो चुकी थीं। उनकी शाखाएं जैसे किसी मरे हुए इंसान के हाथ बन गई हों, जो हमें पकड़ना चाहती हों। काशीनाथ जी, एक युवक ने कांपती आवाज में पुकारा, क्या हम अभी भी जम्मू कश्मीर में ही हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था कि मुझे खुद नहीं पता था हम अब कहां थे, और ये भी नहीं कि क्या हम अब भी इस दुनिया में थे। पीछे बैठी एक अकेली औरत फिर से बुदबुदाते हुए प्रार्थना करने लगी थी। उसकी आवाज अब और तेज होती जा रही थी। साथ में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने भी प्रार्थना शुरू कर दी। उनके शब्द कांपते हुए भी भरोसे से भरे थे। तभी वह आवाजें, वही रहस्यमयी फुसफुसाहट जो अब बहुत करीब से आ रही थी, इतनी कि जैसे किसी ने कान में कुछ कहा हो, वे यात्रियों की दुआओं को दबाने लगी। भाषा अब भी अनजानी थी, लेकिन स्वर में एक तरह की गूंज थी। इसे रोको, किसी ने डर के मारे चिल्लाया। अचानक बस एक झटके के साथ रुक गई। सभी लोग सीट से उछल पड़े। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया और बस चरमराती हुई थम गई। अब क्या, मैंने खुद से फुसफुसाया, दिल जैसे बाहर आने को था। फिर एक अजीब सी हंसी, जो जैसे हड्डियों को जमा देने वाली हो, बस के पिछले हिस्से से गूंजी। धीरे धीरे मैंने मुड़कर देखा। सभी यात्री भी उसी दिशा में देख रहे थे। सन्नाटे में डूबे हुए चेहरों पर साया छाया हुआ। बस की आखिरी सीट पर वो प्राणी बैठा था, वही जो उस गांव के पास दिखा था। इस बार वह एक मुस्कान के साथ आराम से पसरा हुआ था। उसके लंबे हाथ सीट के दोनों आर्म रेस्ट पर फैले थे। सिर एक ओर झुका हुआ था और उसकी मुस्कुराहट अब और भी विकृत थी। ये अंदर कैसे आया? एक बूढ़ी औरत ने बुदबुदाया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वह आकृति धीरे धीरे उठने लगी, जैसे जानबूझकर हर हरकत को डरावना बनाकर कर रही हो। वह अब और भी ऊंचा लग रहा था, इतना कि उसका सिर बस की छत से लगने वाला था। वह बस की गली में बिना आवाज के चलने लगा। उसके पांव फर्श पर रखे जा रहे थे, पर जैसे किसी अदृश्य गद्दी पर कदम रख रहा हो। तू कौन है? मैंने अपनी कांपती आवाज को समेटते हुए पूछा। वह थमा और फिर गर्दन मेरी ओर घुमा ली। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसकी आवाज गूंजी, जैसे किसी पुराने लोहे के रगड़ने की आवाज हो। तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ तक सिहरन भर दी। मेरे पैर जैसे सुन्न हो गए। तू क्या चाहता है? मैंने किसी तरह पूछा। वह सिर और झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, देखना है तुम बाहर निकल पाते हो या नहीं। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। सिर्फ एक सड़ी गली बदबू बस में भर गई। यात्री अब घबराकर चीखने लगे। कोई रो रहा था, कोई सीट के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, एक युवक चिल्लाया। बस में रहो, मैंने डांट कर कहा। जो बाहर है
वो अंदर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। थोड़ा सन्नाटा छा गया, लेकिन डर सबके चेहरों पर साफ था। मैंने फिर से इंजन चालू किया। भगवान का शुक्र था, बस स्टार्ट हो गई। मैंने गियर डाला और बस को आगे बढ़ाया। रास्ता अब और भी अजीब लगने लगा था। दोनों ओर के पेड़ इतने घने हो चुके थे कि ऊपर उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझकर एक छतरी बना चुकी थीं, जिसने चांदनी को पूरी तरह छिपा दिया था। बस की हेडलाइट ही अब एकमात्र रोशनी थी। और फिर हमने उसे देखा। एक सुरंग जो सीधे पहाड़ी के भीतर कटकर बनी थी। उसका मुंह किसी राक्षस की तरह खुला हुआ था। हमें इसमें जाना होगा क्या? बुजुर्ग ने कांपते हुए पूछा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने कहा, जबकि मेरा मन चिल्ला रहा था कि वापस लौट चलो। मैंने लंबी सांस ली और बस को सुरंग में उतार दिया। जैसे ही हम भीतर घुसे, अंधेरा हम पर छा गया। हेडलाइट मुश्किल से कुछ फीट आगे तक ही देख पा रही थी। सुरंग की दीवारें जैसे पास आती जा रही थीं। बस का माहौल अब भारी हो चुका था। घबराहट अब धीरे धीरे दहशत में बदल रही थी। हवा में नमी और ठंडक बढ़ गई थी, जैसे हम किसी पुरानी डरावनी जगह के बीचों बीच पहुंच गए हों। बस आगे बढ़ती रही और वहीं फुसफुसाहट। अब लग रहा था जैसे ये आवाजें पत्थरों से निकल रही हों, जैसे सुरंग की दीवारें खुद हमसे बात कर रही हों। काशीनाथ भैया, पीछे से उस अकेली औरत ने पुकारा। उसका लॉकेट अब भी उसकी मुट्ठी में दबा हुआ था। कुछ तो गलत है इस जगह पर, हमें यहां नहीं होना चाहिए, मैंने कांपती आवाज में कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैंने जवाब दिया, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सुरंग जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। उसकी लंबाई ने हमें डरा दिया था। ऐसा लग रहा था मानो हम कहीं के लिए नहीं, बल्कि कहीं के अंदर जा रहे हों। नीचे की सड़क कुछ अलग तरह से हिल रही थी, बस असमान रूप से उछल रही थी, मानो वह किसी सामान्य रास्ते पर नहीं, बल्कि किसी चीज के ऊपर चल रही हो। और फिर वो अजीब सी फुसफुसाहटें अचानक बंद हो गईं। अब बस सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसे सुना जा सकता था। बस का इंजन अब भी धीमी आवाज में घर घर कर रहा था, और यात्रियों की घबराई हुई सांसें उस खामोशी को और भारी बना रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो सुरंग खुद अपनी सांसें रोक चुकी हों, किसी अनजाने खौफ के इंतजार में। क्या आप कुछ सुन रहे हैं? एक युवक ने, जो मानचित्र पकड़े बैठा था, धीरे से कहा। हाँ, मैंने डरते हुए जवाब दिया, खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश करते हुए। कदमों की आवाजें हैं, उसने कहा। पहले तो मुझे लगा कि वह घबरा गया है और कल्पना कर रहा है, लेकिन तभी मुझे भी सुनाई दी धीमी, थमी हुई, लेकिन बेहद साफ कदमों की आहट हमारे पीछे से आती हुई। मैंने एक्सेलरेटर पर जोर दिया, लेकिन बस जैसे रुक सी गई। वो धीरे धीरे खिसक रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। कदमों की आवाजें अब तेज हो गई थीं। अब वे इतनी नजदीक थीं कि लगता था जैसे वे हमारी ही धड़कनों से तालमेल बैठा रही हों। पीछे कुछ है, एक यात्री ने खिड़की से बाहर झांकते हुए चीख लगाई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी रूह कांप उठी। एक काली परछाई हमारे पीछे चली आ रही थी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी ऊंचाई और बनावट ऐसी नहीं थी जैसी किसी इंसान की होती है। उसका चलना आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन बेहद डरावना था। वह साफ बता रही थी, इससे बचना मुमकिन नहीं। शांत रहो, मैंने कहा, लेकिन मेरी अपनी आवाज में छिपा डर अब बाहर आने लगा था। वो हमारे पीछे है, एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, और तभी वो परछाई दौड़ने लगी। उसकी चाल झटकेदार और अनियमित थी। अब वह हमारी बस की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मैंने एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। बस घरघराते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन सुरंग का कोई अंत नहीं दिख रहा था। वो परछाई अब बस के बहुत करीब थी। उसकी अजीब सी टेढ़ी आकृति बस की टेल लाइट्स में कुछ पल के लिए चमकी, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ बस की पिछली खिड़की चकनाचूर हो गई। भीतर चीखों की गूंज उठी। कांच के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। ठंडी काटने वाली हवा बस के भीतर भर गई। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वह परछाई अब वहां नहीं थी। क्या वो अंदर आ गया? युवक की कांपती आवाज आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैं खामोश था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और तभी फुसफुसाहटें दोबारा शुरू हो गईं, इस बार और तेज और ज्यादा बेतरतीब। आवाजें अब इतनी मिली जुली थीं कि उनमें कुछ समझ पाना नामुमकिन था। बस के भीतर की हवा और ठंडी हो गई थी।
लाइट्स झपकने लगी थीं। अपनी सीट पर रहो, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज अब उस डरावने शोर में गुम हो गई थी। और फिर बस को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया हो। स्टीयरिंग मेरे हाथों में बेकाबू हो चुका था। मैं पूरी ताकत से बस को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। फुसफुसाहट अब एक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी, गहरी, खरखरी, अमानवीय। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में चिल्लाया। तुम हमसे क्या चाहते हो? हंसी एकदम से रुक गई। अब एक अलग आवाज आई, ऐसी जो मेरी रीढ़ में सिहरन भर गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वही आवाज, वही परछाई, लेकिन अब वो आवाज बस के अंदर से आ रही थी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और मेरे दिल की धड़कन जैसे थम गई। बस की अगली पंक्ति में, जहां कुछ पल पहले कोई नहीं था, अब वो काली आकृति बैठी थी। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी खाली आंखें गुस्से और घृणा से भरी हुई थीं। निकालो इसे, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज बुरी तरह फट चुकी थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। बस वहां बैठी रही, अपनी डरावनी टेढ़ी मुस्कान के साथ। यात्री सन्नाटे में जड़ हो चुके थे। किसी में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। बूढ़ी औरत ने अपने गले का लॉकेट कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाकर प्रार्थनाएं करने लगी। बस अचानक ऐसे कांपने लगी मानो जमीन खुद नीचे से खिसक रही हो। जम्मू कश्मीर की उस सुनसान सुरंग में दीवारें जैसे सिमट रही थीं और खिड़कियों पर अंधेरा हावी हो रहा था। तुम लोग यहां से बाहर नहीं जा सकते, उस साया ने कहा। उसकी आवाज गूंजती हुई किसी परलोक से आती हुई लग रही थी। कौन सी कीमत? मैंने कांपते हुए पूछा। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमे हुए थे। उसने अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे मेरे सवाल पर सोच रही हो। फिर उसने अपनी लंबी डरावनी हड्डियों जैसी उंगली से यात्रियों की ओर इशारा किया। इनमें से एक को यहीं रहना होगा। बस के अंदर हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे चिल्ला उठे। उनकी दुआएं और गुहारें एक शोर में बदल गईं। नहीं, मैंने चीखते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साया की मुस्कान और विकृत हो गई। वह मेरी तरफ झुकती हुई बोली, तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। बस की हवा अचानक बर्फ सी ठंडी हो गई। झटके और तेज हो गए। वह आकृति खड़ी हो गई। उसका कद बस की छत तक पहुंच गया था। चुनो, उसने ठंडी मांग की। मैं यात्रियों की ओर देखने लगा। सभी की नजरों में डर और उम्मीद का अजीब मेल था। मैं कैसे तय कर सकता था कि कौन पीछे छूटे? तभी पीछे की सीट से एक बुजुर्ग खड़ा हो गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में भय साफ दिख रहा था। मैं रह जाऊंगा, उसने कहा। नहीं, उसकी पत्नी चिल्लाई और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते, उसने धीरे से उसका हाथ छुड़ाया। यह जरूरी है, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। साया ने सिर झुकाया जैसे संतुष्ट हो। ठीक है। वो बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे सामने की ओर बढ़ा। उसके कदम डगमगाए नहीं। वह आकृति के सामने रुका और अंतिम बार पीछे मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, वह बोला, और अगले ही पल वह और साया दोनों गायब हो गए। जैसे ही वे लुप्त हुए, सुरंग की घुटन कुछ हल्की पड़ी। बस अब स्थिर थी। फुसफुसाहट की जगह अब एक डरावनी खामोशी थी। सिर्फ उस वृद्धा की रुलाई बस में गूंज रही थी, जो अपने पति की खाली सीट को पकड़े बैठी थी। मैंने स्टीयरिंग छोड़ा और मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरी सांसें उखड़ गई थीं, जैसे मैंने घंटों से खुद को रोके रखा हो। बाकी यात्री मुझे घूर रहे थे, जैसे मेरी आंखों में जवाब खोज रहे हों। अब क्या करें? नक्शा थामे युवक ने फुसफुसाकर पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सुरंग अब भी अंतहीन लग रही थी, लेकिन वहां का बोझ कुछ हल्का महसूस हो रहा था। क्या यह उम्मीद थी, या फिर किसी और भयानक मोड़ का संकेत? आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज खाली और भावशून्य थी। पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो रोशनी किसी बाहरी दुनिया के रास्ते से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रहस्यमयी ऊर्जा से फूट रही हो। जैसे जैसे हमारी बस उस रोशनी के केंद्र के पास पहुंची, उसके पहिए खुद ब खुद धीमे पड़ने लगे, जैसे खुद बस भी आगे बढ़ने से घबरा रही हो। उस अजीब रोशनी ने सुरंग के बीचों बीच खड़ी कुछ रहस्यमयी परछाइयों को उजागर किया, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले उस अंधेरे में उभरी थी। वे बेहद लंबी, पतली और अस्वाभाविक ढंग से शांत थीं। उनकी आंखों में चमक नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की चेतावनी थी। वही रोशनी जिससे सुरंग भयावह तरीके से चमक रही थी। उनकी गर्दनें अजीब कोणों पर झुकी हुई थीं, मानो वे हमें निरीक्षण कर रही हों।
बस में मौजूद हर किसी ने सांसें थाम ली। कुछ ही पल पहले जो उम्मीद जागी थी अब ठंडी दहशत में बदल चुकी थी। ये कौन है? एक युवती ने कांपती आवाज में पूछा। मालूम नहीं, मैंने धीमे से जवाब दिया, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए, जैसे वह ही मेरी अंतिम ढाल हो। तभी उन परछाइयों में से एक आगे बढ़ी। उसकी पतली हड्डियों सी उंगलियां हवा में उठी। बस एक जोर के झटके के साथ थम गई। इंजन बंद हो चुका था। वह आकृति अब सीधा मेरी तरफ इशारा कर रही थी। सुरंग के अंदर अब दोबारा फुसफुसाहटें गूंजने लगी थीं। इस बार कहीं ज्यादा तीखी, ज्यादा साफ। ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों अनजानी आवाजें एक साथ कुछ कह रही हों। उनमें से एक आवाज उभरी, वही जो पहले मेरे कानों में पड़ी थी। तुमने पहली कीमत को टाल दिया, उसने कहा, लेकिन यह रास्ता अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर जैसे बर्फ में तब्दील हो गया हो। अब क्या चाहिए? मैंने कांपते स्वर में पूछा। उस रहस्यमयी परछाई की आंखें मुझे घूरने लगी, मानो मेरे अंदर के डर को पढ़ रही हों। हर यात्रा की एक कीमत होती है, वो बोली, और पहली कीमत पर्याप्त नहीं थी। बस के भीतर अब फिर से उथल पुथल मच गई। लोग चीखने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। नहीं, मैंने उठते हुए चिल्लाया, हमने पहले ही एक को खो दिया है, बस बहुत हुआ। वो आकृति मानो मेरी बात पर मुस्कुरा रही थी। उसका सिर धीमे से झुका और बोली, ये रास्ता तय करेगा कि कितना काफी है। क्या विकल्प है हमारे पास? मैंने सवाल किया। उसने जवाब में अपनी हड्डियों सी उंगलियों से फिर से बस के यात्रियों की ओर इशारा किया। दो और आत्माएं। अब बस के भीतर अफरा तफरी और बढ़ गई। लोग चिल्ला रहे थे, बहस कर रहे थे। डर और गुस्से ने माहौल को और घना बना दिया था। हम किसी और को नहीं छोड़ेंगे, नक्शा पकड़े युवक ने गरजते हुए कहा। तो फिर क्या चाहते हो? यहीं मर जाना? उस अकेली महिला की आवाज गूंज उठी। मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कोई रास्ता होना चाहिए, लेकिन हर विकल्प नामुमकिन लग रहा था। तभी एक बेहद पागलपन भरा ख्याल आया, जो शायद हमारा आखिरी मौका था। हम उन्हें और किसी को नहीं देंगे, मैंने कठोर स्वर में कहा। हम उनसे टकराएंगे। टकराएंगे? बुजुर्ग महिला ने आश्चर्य से पूछा। हम इंसानों की तरह नहीं लड़ सकते, मैंने समझाया, लेकिन ये दुनिया उनकी है, नियम भी उनके हैं। अगर हम उनके नियम तोड़ें तो शायद बच जाएं। मैंने चाबी घुमाई, पर इंजन ने जवाब नहीं दिया। बाहर की आकृतियां अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं। उनके कदम भारी और खौफनाक थे। चलो चलो, मैं बड़बड़ाया। फिर से कोशिश की। इंजन घड़घड़ाया, लेकिन चालू नहीं हुआ। अब वो फुसफुसाहटें और तेज हो गई थीं, जैसे वे मेरा मजाक उड़ा रही हों। सब लोग पकड़ लो, मैंने चिल्लाया, झटका लग सकता है। मैंने एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबाया। इंजन गुर्राया और बस एक झटके के साथ आगे बढ़ी, सीधे उन आकृतियों की ओर। यात्रियों की चीखें गूंज उठीं, लेकिन मैंने बस नहीं रोकी। वे आकृतियां अब भी वहीं खड़ी थीं, उनकी चमकती आंखें हमें घूर रही थीं। और फिर जैसे ही हम उनसे टकराने वाले थे, वे अचानक ओझल हो गईं और पूरी सुरंग एक रहस्यमय उजाले से भर गई, जिससे मैं झटके से ब्रेक लगाने पर मजबूर हो गया। जो घना अंधकार हमें अब तक घेरे हुए था, वो एक ही पल में जैसे किसी ने छीन लिया हो। उसकी जगह एक शांत और गर्म रोशनी ने ले ली थी। बस वहीं थम गई, और वो धीमी सरसराहट जो अब तक गूंज रही थी, सहसा रुक गई। मैं अपनी सीट पर बिल्कुल जड़ होकर बैठा रहा, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए, उस दृश्य को घूरते हुए जिसे देखकर मेरी आंखें यकीन करने से इनकार कर रही थीं। सामने से आती वह रोशनी डरावनी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई सुकून देने वाली चीज हो, मानो किसी भयंकर तूफान के बाद उगते सूरज की किरणें। क्या यह मुक्ति का संकेत था? क्या हम बच गए? नक्शा थामे युवक ने डरी हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक साथ उम्मीद और घबराहट दोनों महसूस हो रही थी। शायद, मैंने धीमे स्वर में कहा। मैंने पीछे मुड़कर बाकी यात्रियों की ओर देखा। उनके चेहरे भी ठीक मेरी तरह उलझन में थे, सावधानी से भरे, लेकिन राहत की झलक के साथ। यहां से निकलते हैं, मैंने धीरे से कहा, और स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और बस उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही हमने उस उजाले की सीमा पार की, टनल की वो दम घोंटने वाली हवा पूरी तरह छंट गई। हमारे चारों ओर का दृश्य पूरी तरह बदल गया था।
हम अब उस डरावनी और अंधेरी सुरंग में नहीं थे। अब हम जम्मू कश्मीर की एक सुनसान ग्रामीण सड़क पर थे, जहां साफ आसमान और चमकता चांद हमारी अगवानी कर रहे थे। तारे इतने खूबसूरती से टिमटिमा रहे थे कि उन्हें देखकर मेरी आंखों में नमी सी आ गई, बस धीरे धीरे रुक गई। यात्री खिड़कियों से बाहर झांकते रहे। उनके चेहरे पर हैरानी और राहत की मिलीजुली भावनाएं थीं। बुजुर्ग महिला अपने पति की खाली सीट को थामे बैठी थी। अब उसकी सिसकियां भी थम गई थीं, जैसे उसके दिल का भारी बोझ उतर गया हो। हम वाकई बच गए, मैंने धीरे से खुद से कहा, जैसे अपने ही कानों को भरोसा दिला रहा हूं। यह सब क्या था? अकेली महिला ने टूटी सी आवाज में पूछा। मालूम नहीं, मैंने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन इतना काफी है कि हम अभी भी जिंदा हैं। हमारी यात्रा चुपचाप जारी रही। वो रास्ता शांत था, जैसे पिछली रात का डर कहीं किसी और दुनिया में छूट गया हो। धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा, आसमान को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंगता हुआ। आखिरकार हमें सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। उसकी रोशनी हमें सुरक्षा का एहसास दे रही थी। मैंने बस को वहीं पार्क किया और इंजन बंद कर दिया। इंजन के रुकते ही एक गहरी खामोशी छा गई। यात्री धीरे धीरे बस से उतरे। उनके कदम हिचकिचाहट भरे थे, मानो डर हो कि वह डरावना सपना अब भी उनका पीछा कर रहा हो। वो बुजुर्ग महिला मेरे पास आकर खड़ी हुई जब मैं ड्राइवर की सीट से उतरा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। मैंने बस सिर हिला दिया। शब्द नहीं थे मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि मैं सच में उनके धन्यवाद के लायक था या नहीं। हमने वो रात तो पार कर ली थी, लेकिन उसकी एक कीमत हमने चुकाई थी। ढाबे की गर्म चाय और सादा खाना खाते हुए सभी का तनाव धीरे धीरे उतरने लगा। यात्री अब धीमे स्वर में बातें कर रहे थे, अपनी कहानियां बांट रहे थे और एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। वो युवक जिसके पास नक्शा था मेरे पास आकर झुका। क्या आपको लगता है हम कभी जान पाएंगे कि वो जगह क्या थी, या फिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? मैंने सिर हिलाया। कुछ सवाल जवाब मांगते ही नहीं, बस आगे बढ़ना होता है। उसने सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब भी सोच की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में शांति थी। कम से कम हम सब जिंदा हैं, यही बड़ी बात है। सूरज अब ऊपर उठाया था, अपनी गर्म रोशनी ढाबे पर फैला रहा था। मुझे लगा जैसे अब सब खत्म हो गया हो। टनल की वो रात अब बीते हुए कल की बात हो गई थी। कई महीने बाद सुना कि वो टनल अब बंद कर दी गई है। वहां अजीब घटनाओं की खबरें आती रहीं। अब वो टनल केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गई है, एक अफवाह जो लोगों को डराने के लिए सुनाई जाती है। लेकिन मेरे लिए वो एक बंद अध्याय बन चुकी थी, एक ऐसा अंधेरा जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।